हाँ तो फ्रेंड्स, ये आज की हमारी तीसरी क्लास होगी। और यहाँ से उम्मीद है आपने इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 जो हमने करा रखी है वो यूट्यूब पर भी अपलोड हो चुकी है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और आज ये एक्सरसाइज 1.2 हम कराने जा रहे हैं। तो हम गणित की आधारभूत प्रमेय से इसको शुरू करते हैं। तो क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 के लिए आवश्यक है, तो हम पहले अंकगणित की आधारभूत प्रमेय देख लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट वगैरह क्या होता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय तो ये इम्पोर्टेंट होती है एक्सरसाइज 1.2 करने के लिए। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, हम इसको देख लेते हैं पहले। इसका स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है। तो इस स्टूडेंट इसका ये स्टेटमेंट हो गया, अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो स्टूडेंट ये हमारी संपूर्ण इसकी डेफिनेशन में आती है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो कौन सा गुणनखंड, तथा यह गुणनखंड जो लिखा है हमने, तथा यह गुणनखंड यानी कि ये जो आया है, यानी कि व्यक्त हो गई जो आया गुणनखंडित किया जा सकता है। तो यह गुणनखंड जो होता है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। वो हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि कहना कि क्या चाह रहे हैं इस डेफिनेशन में। तो जैसे अब हमने यहाँ कोई लिखा गुणनखंड 2, 3, 5, 7, तो स्टूडेंट ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तथा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2, या और भी हो सकता है यहाँ पर 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो कहते हैं जो इसका मतलब है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 का, भाई जो वही अर्थ है इसका 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 का, और वही अर्थ है 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 का। तो ये इस तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों टाइप से लिख सकते हैं हम, इस तीनों टाइप से लिख सकते हैं हम। तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारा गुणनखंड ये अद्वितीय होता है। और तो ये हमारी क्या हो जाती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हो जाती है। तो अब हम इसको कहते हैं, ये हमारा डेफिनेशन डिफाइन हो चुका है, हम एग्जांपल के थ्रू भी देख चुके हैं कि आदित्य कहने का क्या मतलब है। आदित्य यानी कि यूनिक, यानी कि ये होता है यूनिक। तो इसलिए हम इसे यूनिक का मतलब है कि हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, यानी क्रम चेंज करके भी लिख सकते हैं। आज ये है कि आने वाले क्रम के बिना आदित्य होता है, यानी कि हम इसको क्रम चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा तो वही होगा जो कहते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 को हम मल्टीप्लाई करके आता है। तो ये हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हो जाती है। इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 को लेकर हम, और उसको हम शुरू करेंगे। हम देखेंगे उसका पहला सवाल। और स्टूडेंट आपने ये उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा, तो अब हम इसको साफ कर देते हैं।
तो हमारा आज का पहला सवाल है एक्सरसाइज 1.2 का, हम देख लेते हैं। इजी सवाल है ये, सिंपल सवाल है। हाँ, हम प्रश्नावली 1.2 पे, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2। तो हमारा जो आज का पहला सवाल है ये, तो ये इन्होंने कहा है यहाँ पर, कहते हैं, मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, निम्नलिखित, हम सभी को ध्यान में रखेंगे, उन लोगों को भी ध्यान में रखेंगे जो किसी कारणवश से अपनी बुक नहीं खरीद पाए हैं, लेकिन कहते हैं खरीद लेना कहीं से भी जुगाड़ करके, किसी से आप सेकंड हैंड बुक भी ले सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक सवाल लिख देता हूँ, हर एक सवाल लिख देता हूँ, ताकि किसी बच्चे के पास हर बुक भी ना हो तो वो अपना सवाल कर पाए। निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। वीडियो अगर लंबी हो तो स्टूडेंट हो जाए, लेकिन कहते हैं मेरे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम जैसे इसमें पहला सवाल ले लेंगे 1 और 0 यानी कि 140। तो हमारा जो सवाल बोला है उसमें क्या बोला है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त करेंगे। तो हमारे जो अभाज्य गुणनखंड है, तो हमारे जो अभाज्य गुणनखंड है, तो यानी कि 2 पहला अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ से 2 सत्ते 14, अब यहाँ से कहते हैं गुणनखंड कर रहे हैं हम, तो अब यहाँ से फिर से 2 से जाएगा ये, यानी कि ये, यानी 35 बार चला जाएगा। फिर यहाँ पर ये जाएगा 5 से, तो 5 7 जा 35, अब 7 से जाएगा ये, तो 7 1 जा 7, यानी कि जो हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं इसके किसके 140 के। तो यानी कि 140 बराबर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, ये हमारे हो जाते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड ये हो चुका है यहाँ पर। तो ये जो क्या हो जाता है हमारा, ये आंसर हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको एक बात और नोट करा देता हूँ। हाँ, ये तो है ही है जो है, लेकिन यहाँ पर हमें जो कुछ पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ये 2 से ही क्यों काटा है, ये यहाँ पर हमने 3 से क्यों काटना शुरू नहीं किया, क्योंकि 3 भी तो अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे थोड़ा डिविजिबिलिटी के रूल देख लेते हैं, यानी विभाजिता के नियम। विभाजिता के नियम क्या कहते हैं, हम जो मेन है 4-5 विभाजिता के नियम है, यानी कि 2 से 3 से या 4 से, तो हम उसको देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है। तो अब यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा। नोट नंबर 1, यानी कि 2 से विभाजिता का नियम, 2 से विभाजिता का नियम। तो 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है स्टूडेंट, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इसकी डेफिनेशन भी। जब किसी संख्या में अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हों, तब वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो ये स्टूडेंट हमारा क्या हो जाता है, 2 से विभाजिता का नियम हो जाता है। हाँ, जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ यहीं पे, उदाहरण लिख देता हूँ मैं, जैसे 3 2 3 4 5 6। तो ये स्टूडेंट हमारा क्या है, अंतिम अंक, ये जो है हमारा अंतिम अंक ये क्या है हमारा 6 है, यानी कि ये 0 से विभाजित हो, वो 2 से विभाजित हो जाएगा। ये 2 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, जैसे 4 5 6 7 8 0। तो स्टूडेंट ये यहाँ पर क्या है, अंतिम अंक 0, तो यानी कि ये क्या है, अंतिम अंक। तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपने देख लिया।
आप इसको समझ लेना। और जब किसी संख्या के अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो तब वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ऐसे ही यहाँ पर अब हमने 6 का एग्जाम्पल ले लिया 0 का। अब ऐसे ही 2 अंतिम अंक, 4 अंतिम अंक, 8 अंतिम अंक, तो ये सारी जो होगी तो ये किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से। अब यहाँ पर हमने ये 2 से क्यों काटा था? क्योंकि यहाँ अंतिम अंक 0 था, यहाँ पर भी अंतिम अंक 0 था, इसलिए 2 से काटा था। अब यहाँ पर अंतिम अंक 5 है, इसलिए 5 से काटा। मैं बताऊंगा आपको 5 से डिविजिबिलिटी का भी रूल, तो आप ये पहले नोट कर लेना। हाँ, 2 से विभाजित का नियम। तो उम्मीद है आपने स्टूडेंट ये नोट कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा साथ साथ। तो मैं आपको बता देता हूँ 3 से विभाजित का नियम क्या होता है, और हम यहाँ से मिटा देते हैं इसको। फिर क्योंकि हमें अभी 2-3 सवाल भी देखने हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। फिर मैं बताऊंगा आपको अभी 3 से विभाजित का नियम। नोट नंबर 2 आ जाता है। हाँ, 3 से विभाजित का नियम। 3 से विभाजित का नियम। तो स्टूडेंट 3 से विभाजित का नियम क्या कहता है? जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तब वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। आपने समझ लिया होगा डेफिनेशन, जब ये संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तब वह संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं 3 4 5 7 9। तो अब इसको कहते हैं, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं तो 4 3 7 7 5 12 12 7 19 19 और 9 कितना हो गया स्टूडेंट? 28। हाँ, यानी कि ये 3 9 27। अब यहाँ पर अगर हम 8 कर देते हैं, हाँ, तो यानी कि 8, तब 3 4 4 3 7 7 5 12 12 और 7 19 19 और 8 27, यानी कि जो हमारा अंकों का योग आएगा इसका 27। यानी कि ये जो है किससे? 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित है। और स्टूडेंट हमने जो अभी एक एग्जाम्पल दिखा था यहाँ पर 3 4 5 7 और 9, तो स्टूडेंट इसका आ जाएगा 28। तो यानी कि ये 3 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और वीडियो अगर कहते हैं पॉज करके देख लीजिएगा, और वीडियो कहते हैं देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। और कहते हैं इससे जल्दी पता चल जाता है कि किससे विभाजित होने वाला है सवाल। तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है स्टूडेंट अगर ज़्यादा टाइम दूंगा तो। और फिर अगर 4 से विभाजित का नियम देखना है तो 4 से विभाजित का नियम। तो 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है स्टूडेंट? मैं बता देता हूँ। ये 2 पार्ट में भी बनेगी अगर वीडियो, तो स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कृपया आप पार्ट 1 और पार्ट 2 सब देख लीजिएगा। 4 से विभाजित का नियम, जब संख्या, या यहाँ पर लगा सकते हैं हम, जब किसी संख्या, मतलब कोई भी संख्या हो, जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे तब वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 2 4 6 2 4 5 6 7 8 और 8। तो स्टूडेंट इसके क्या है? अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, इसलिए ये जो होगी 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। तो स्टूडेंट आप ये नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आपके कंपटीशन एग्जाम के में भी हेल्पफुल होंगे, जो आप आगे चल के 10th पास करके 11th 12th पास करके जब आप कोई एग्जाम दोगे कंपटीशन का, चाहे SSC हो चाहे कोई भी हो, तो आपको उसमें भी ये फायदा देगी, मतलब बेनिफिट होगी।
तो इसलिए आप इसको कहते हैं समझ लीजिएगा ठीक से, यहाँ से कोई नहीं समझाता पूरे यूट्यूब पर। हाँ स्टूडेंट, तो हम इसको ध्यान से करेंगे। 4 से विभाजित का नियम है। और मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे 4 5 6 7 8 9। तो स्टूडेंट इसका अंतिम 2 अंक यानी कि 8 से विभाजित नहीं है, तो ये जो क्या है, ये 4 से विभाजित नहीं होगी। 4 से विभाजित, 4 से विभाजित नहीं, तो स्टूडेंट ये 4 से विभाजित नहीं होगी। तो मैं अब इसको साफ कर देता हूँ स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। तो स्टूडेंट ये 5 से डिविजिबिलिटी का रूल हो जाएगा, जब किसी संख्या में अंत में 0 और 5 हो तब वह संख्या, हम यहाँ इम्पोर्टेंट बता देता हूँ स्टूडेंट। जैसे अभी हो गया, मैंने आपको 2 3 4 5 बता दिया, वैसे ही 1 2 का और है। 0 और 5 हो तब वह संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। यानी कि जैसा हम देख लेते हैं 2 4 5 6 7 0। तो स्टूडेंट ये अंतिम अंक 0 है, तो इसलिए 5 से विभाजित होगी। अब स्टूडेंट ये 4 5 6 7 8 5, तो स्टूडेंट ये भी 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। अब जैसे मैं कोई और एग्जांपल देख लेता हूँ, 2 3 5 7 8। तो स्टूडेंट ये उससे विभाजित नहीं हुई, किससे, 5 से विभाजित नहीं। तो स्टूडेंट ये आप एग्जांपल भी देख लीजिएगा और डेफिनेशन भी ध्यान रखिएगा। मैं देख लेता हूँ, अब मैं इसको हटा देता हूँ। ओके। तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट है, हम देखेंगे अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल, क्योंकि ये हमारा इम्पोर्टेंट है कुछ, तो मैं वही बता दे रहा हूँ आपको। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, जब किसी संख्या के अंकों का योग, यहाँ पे जैसे 3 का था वैसे ही ये अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा, तब वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो स्टूडेंट आप कोई संख्या दे रखी होगी तो उसका योग करके देख लेंगे, तो वही संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो आप इसको डेफिनेशन को देख लीजिएगा और एग्जांपल हम जब आएगा कोई तो कर लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट वीडियो लेंथी हो जाती है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, आप वीडियो वॉच करके डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट हम यहाँ देख लेते हैं 8 से विभाजितता का नियम। तो 8 से विभाजितता का नियम कहता है, जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होंगे तब, जैसे 4 का था स्टूडेंट, उसमें 2 था, 2 अंतिम 2 अंक, इसमें कहते हैं अंतिम 3 अंक है, 8 से विभाजित होंगे तब वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो स्टूडेंट आप इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे, कोई सवाल में आएगा तो आप डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं हटा देता हूँ। अब हम हमारा ये हो रहा है स्टूडेंट, हम यहाँ पर बस 11 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है, हम देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर, जब किसी संख्या के विषम संख्या तथा सम संख्या के अंकों का
यानी कि घटाव कह देते हैं, घटाव माइनस मतलब माइनस जीरो यानी कि शून्य, जीरो हो तब वह संख्या 11 से विभाजित होगी। स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ आपको, क्योंकि ये अलग तरीके का है। संख्या 11 से विभाजित होगी जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे 3, 4, 5, 7, 9। हाँ तो स्टूडेंट ये हमारे जैसे यहाँ से गिनते हैं इकाई के अंक से, यानी कि 1, ये 3, ये 5। तो यानी कि हमें क्या करना होगा, यानी कि ये प्लस करना होगा। 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 और 3 यानी कि 17 यानी कि 17। 17 अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर ये 17 हो जाता है, यानी कि हमें एक अंक और लेना पड़ेगा। 17, 7, 4, 11। अब 11 और 6, 4, 10 है। अगर हम इसको यहाँ पर 9 ले लेते हैं, 9, 6, 9, 8, 17। तो यानी कि यहाँ पर भी ये हम ले लेते हैं यहाँ पर 8। तो यानी कि यहाँ पर ये 2 और 4। तो यानी कि अगर हम विषम संख्याओं का योग देखें, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, तब हमारा क्या विषम संख्याओं का योग आता है हमारा 9, 5, 14, 14, 3, 17 यानी कि 17, और 9 और 8, 17 यानी कि ये 0 आ जाता है। तो यानी कि स्टूडेंट ये हमारी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य है। तो स्टूडेंट ये हमारे इस तरीके से चलता है। अब अगर यहाँ यहीं पे अगर ये कुछ और आता होता, मान लो ये 18 आ रहा होता, 18, और ये यहाँ पर ये -19 आ रहा होता, तो यानी कि -1 बचता, यानी कि ये 11 से विभाजित नहीं होगी। अब यहाँ पर मान लो 19 आ रहा होता है, यहाँ पर 18 आ रहा होता है, तो ये बढ़ जाता है, यानी कि ये 11 से विभाजित नहीं होगी। तो स्टूडेंट इस तरीके से हो जाता है हमारा, तो 11 से विभाजितता का नियम हो जाता है। तो स्टूडेंट अब हमने यहाँ से सारे विभाजितता के नियम देख चुके हैं हम। तो अब हम देखेंगे अपना दूसरा सवाल, क्योंकि हमारे जो डिविजिबिलिटी के रूल थे वो सारे बता चुका हूँ आपको, कैसे पहचान करनी है क्या है, और आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा समझ ना आए तो। अब हम इसको हटा देते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारा दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल देख लेते हैं हम अपना 156। तो स्टूडेंट ये हमारे 156 में आता है। हम निम्नलिखित संख्या का वाचक गुणनफल गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम स्टूडेंट इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देते हैं, यानी कि 6 आ रहा है, यानी कि 2। तो 2 7 या 14 और 2 8 8 16, यानी कि 2 7 14, 2 8 16। अब 2 से फिर जाएगा, ये 2 3 6 और 2 9 18। हम उसको ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, विभाजित के नियम को, 3 1 3 और 3 3 9, यानी कि ये हो जाता है 13, यानी कि ये बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट इसका वाज्य गुणनखंड क्या हो जाते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर हो जाता है। ये काफ़ी इजी सवाल है, हम एकदम से कर देंगे इसको। और ये तीसरा सवाल हो जाता है हमारा 3825। तो स्टूडेंट हम इसका भी ये देखेंगे हम गुणनखंड इसका। तो स्टूडेंट इसको मैं साफ पढ़ देता हूँ, यहीं पे देख लेंगे हम। तो ये हो जाएगा 3825। तो स्टूडेंट यहाँ पर 5 आया अंतिम अंक, यानी कि ये 5 से डिविजिबल होगा, यानी कि 5 7 35, और 5 8 करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 7 35, 3 32 हो गया, ये 32। तो 5 6 30, 5 दूनी 25, तो यानी कि ये 500 हो जाएगा। 5 1 5 और 5 दूनी 25 और 5 3 15, तो यानी कि अब ये 3 हो गया, 5 3 8 और 1 9, तो यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 5 15 और 3 गुना 3 और 5 1 6, यानी कि 300 चला जाएगा। 3 3 3 7 21। अब ये 17 आ गया स्टूडेंट, जो क्या है हमारा कहते हैं ये अभाज्य संख्या है, यानी कि अपने से किसी से नहीं घटेगी। तो 17 में 17, तो यानी कि जो हमारा ये आ जाएगा इसका गुणनखंड 3825 का, तो ये आ जाएगा हमारा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 17। स्टूडेंट आप इसको पहले 3 से भी काट सकते थे या 5 से भी काट सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है स्टूडेंट, हमने बताया था आपको किससे, अंकगणित आधारभूत क्रम में से। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कह सकते हैं इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो हम ये हमारा तीसरा सवाल हो जाता है। और हम इस यहाँ पर देख लेते हैं अपना
फोर्थ सवाल। तो हमारा फोर्थ सवाल क्या है, फोर्थ, तो हमारा ये है 5005। तो हम इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर फोर्थ हम आगे चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये 5 यानी कि 5005, तो हम इसको 5 से काटेंगे क्योंकि अंतिम अंक 5 है। तो 5 0 0 1। अब यहाँ से हम काट के देते हैं, यानी कि 5 से कटा दो, यानी कि अब ऊपर ही काटेंगे उससे, यानी कि 6 से अब कटेगा, 6 से नहीं जाएगा। तो हम देख लेते हैं 7 से। तो 7 से 7 ही 7 और 3 बचा, 7 चौक 28 हो गया और 7 21 हो गया, 5 7 और ये हो गया 1 4 3, यानी कि 4 5 3 8। तो 8 किससे कट जाएगा, यानी कि 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि हमारा योग आ रहा है ये 8। तो 5 7। अब हम यहाँ से देख लेते हैं 8 से भी नहीं कट रहा, 9 से 10 से भी नहीं कट रहा, तो 11 से 11 का ना 11 और 11 किया 33। तो अब यहाँ पर ये 13 से कट जाएगा। तो स्टूडेंट हमने देखा इसका इसके जो गुणनखंड है, तो इस गुणनखंड क्या आ जाएंगे 5 7 11 और 13। तो स्टूडेंट ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। तो आप इसको देख लेना, अब इसको हटा देते हैं हम और अपना देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ देखते हैं स्टूडेंट हम, यानी कि फिफ्थ 7429 आता है 7429। तो हम इसको देख लेते हैं क्या आ जाता है हमारा ये। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये स्टूडेंट ये ऐसे नहीं कटता है, तो हम इसको थोड़ा प्रैक्टिस की जा सकता है। तो मैं इसको डायरेक्ट काट देता हूँ 17 से, 17 34 17 51 17 चौका 68। तो 17 चौका 68 है, 17 पंजे करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौका 68 यानी कि 6 बचे यहाँ से और यहाँ हो गया 62। तो 17 17 34 17 51 17 चौका 68 यानी 17 से 51। तो ये जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर से बच गया 9 और 2 11, तो यहाँ पर हो गया 19, 17 7 119। तो यहाँ पर ये चलाएगा 7 बार। अब 17 अभी जाएगा 17 से तो नहीं जाएगा, अभी 17 17 34 17 51 17 34 हो रहा है यहाँ पर। तो 6 3 9 बच रहे हैं, तो 9 97 जा रहा, तो ये 17 तो नहीं आएगा। 19 से देख लेते हैं, यानी कि 19 से 19 दूनी 38, तो 19 दूनी 38 हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ से 5 हो जाता है 57 हो जाता है, तो 19 दिया 57, तो यहाँ पर ये हो जाता है 23। अब यहाँ पर 23 कम 23, तो यानी कि इसके जो गुणनखंड आते हैं हमारे, इसके गुणनखंड आते हैं हमारे 17 19 23। तो 7 4 2 9, तो 17 19 23। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर हो जाता है। तो स्टूडेंट ये हमारा पहला सवाल खत्म हो जाता है आज। अब हम देखेंगे सेकंड, कि आप ये कहते हैं नोट कर लेना, मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब स्टूडेंट हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हमारा, तो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, तो यहाँ पर कहता है, मैं लिख देता हूँ पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF गुणा LCM है। तो स्टूडेंट ये हमारा पहला सवाल ले लेते हैं हम 26 और 91। तो स्टूडेंट हम देखेंगे यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी सत्यता की भी जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM आना चाहिए स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, पहले हम इसका HCF और LCM देख लेते हैं, फिर इसकी सत्यता की जाँच करेंगे। तो हम यहाँ पर जब गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे,
हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये 2 2 गुना 2 2 3 6। अब यहाँ से ये 13, तो स्टूडेंट ये हो जाता है हमारा यानी कि 26 का गुणनखंड। अब लेंगे हम 91 का गुणनखंड। ये अलग अलग इसलिए करते हैं स्टूडेंट क्योंकि हमें एचसीएफ भी निकालना है। अगर एलसीएम निकालना होता तो हम एक साथ ले लेते इसे गुणनखंड। तो यहाँ पर ले लेते हैं ये। अब ये स्टूडेंट किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा ये 13 बार। अब यहाँ पर 13 सत्ते 91 यानी कि 13 का ना 13। तो स्टूडेंट ये हमारा आ जाता है 26 का गुणनखंड। तो 26 का गुणनखंड क्या कहते हैं, 2 गुना 13 और 91 की क्या कहते हैं 7 गुना 13। तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पर जो एचसीएफ होता है स्टूडेंट एचसीएफ, तो स्टूडेंट एचसीएफ जो होता है हमारा, तो यहाँ पर होता है जो कहते हैं न्यूनतम घात होती है, न्यूनतम उभयनिष्ठ घात, न्यूनतम उभयनिष्ठ घात, न्यूनतम उभयनिष्ठ घात। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिएगा और कहते हैं याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। एलसीएम इसकी फुल फॉर्म होती है एचसीएफ की। स्टूडेंट एचसीएफ की होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कहते हैं सबसे ज़्यादा बार आ जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि वो। और एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो न्यूनतम होता है। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखने योग्य क्या बात है, जो एचसीएफ होता है न्यूनतम उभयनिष्ठ घात होती है और एलसीएम क्या होता है अधिकतम उभयनिष्ठ घात होती है। उभयनिष्ठ नहीं कहेंगे, अधिकतम घात कहेंगे, बोलो उसको अधिकतम घात। ये उभयनिष्ठ होता है एचसीएफ। तो हमारे यहाँ पर इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है और उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल टू 13। तो एलसीएम क्या हो जाता है स्टूडेंट, एलसीएम जो एचसीएफ को छोड़कर जो बाकी बचे हैं, तो यानी कि 2 × 7 और स्टूडेंट एक बार ही लिख लेते हैं एचसीएफ हमारा 13, यानी कि कॉमन ले लेते हैं जो उभयनिष्ठ होता है। तो 2 7 14 और गुणा 13। तो स्टूडेंट ये अब आपको कहते हैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी क्या करनी आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए। मैं इसको कर बताता हूँ, 3 × 12 और 3 × 3 और 1 4 और 1 1 4 और 1 ये 2 ये 8 1। तो स्टूडेंट ये हो जाता है 182। तो स्टूडेंट ये हो जाता है हमारा एचसीएफ। तो स्टूडेंट हमने ये देखा कैसे हमने एचसीएफ निकाला और कैसे एलसीएम निकाला। हम स्टूडेंट ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इधर का मिटा रहा हूँ। अब मैं इसकी क्या करेंगे, हम सत्यता की जांच करेंगे। तो इसको हटा देते हैं, यानी कि सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। तो स्टूडेंट हमें क्या लिखना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो स्टूडेंट हमारी पहली संख्या क्या है 26 है, दूसरी 91 है, इज इक्वल टू हमारा एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है हमारा 182। तो स्टूडेंट जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे यानी कि बराबर आना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अगर हम ये 26 और 91 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा स्टूडेंट, ये 6 2 और 9 9 54 का 4 5 कैरी और 9 2 18 5 23। तो स्टूडेंट 6 और 6 3 2 यानी कि ये आ जाता है स्टूडेंट हमारा 2 3 6 6। अब स्टूडेंट इसकी देख लेते हैं हम 182 की मल्टीप्लाई 13 से, 3 दूनी 6 3 8 24 और 3 3 3 5 और 2 8 1। तो स्टूडेंट ये हो जाता है हमारा अब ये 6 6 8 बार 13 और 2 यानी 2 3 6 यानी कि ये हमारा क्या जाता है बराबर आ जाता है। तो इसलिए क्या होता है ये हमारा सत्य हो जाता है। तो स्टूडेंट ये हमें सब करके दिखाना पड़ेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब ऐसे स्टूडेंट हमारा दूसरा सवाल है, यहाँ 510 और 92, 510 और 92। तो ये स्टूडेंट हमारा 510 और 92 हो जाता है। तो हम इसका देख लेते हैं, 510 यानी कि 2 से 2 दूनी 4 2 पंजे 10 और
दो दूनी 4, दो पंजे 10, दो पंजे 10, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लेते हैं हम 5 से, 5 पंजे 25 और 5 हम 5, और ये हो गया 51। तो ये किससे कटेगा स्टूडेंट, दो दूनी 4 और 11 नहीं, 3 3 3 सत्ते 21, यानी कि 3 से, 3 3 3 सत्ते 21, अब ये 17 से, 17 ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा 510 का गुणनखंड आता है। 92 को देख लेते हैं वैसे ही, 2 2 चौक 8 और 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 23। तो स्टूडेंट अभी हमारा ये हो जाता 510 का 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। तो और स्टूडेंट ये हमारा क्या हो जाता है 92 का 2 गुणा 2 गुणा 23। तो स्टूडेंट ये हो जाता है हमारा, हाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 23। तो स्टूडेंट ये हो जाता है। अब हमने क्या बताया था, जो हमारा एचसीएफ होता है तो वो होता है हमारी न्यूनतम घात, यानी कि 2 की पावर 1 है, और 2 की पावर यानी कि 510 में भी है और 92 भी में भी है, और कोई स्टूडेंट है नहीं, 5 नहीं है, 3 नहीं है, 23 नहीं है, 17 नहीं है। तो स्टूडेंट हमारा एचसीएफ जो हो जाता है वो क्या हो जाता है 2, और एलसीएम क्या हो जाता है स्टूडेंट हमारा, जो हमने समझा था आपको, यानी कि हाईएस्ट फैक्टर। तो यानी कि ये हम ले लेंगे 2 की पावर 2 और गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 और गुणा 23। तो स्टूडेंट ये हमारा ये हो जाता है, ये क्या हो जाता है स्टूडेंट हमारा, एलसीएम के लिए आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 आती है 15 गुणा 17 गुणा 23। तो अब क्या कहते हैं, इसको हम गुणा करके देखना पड़ेगा, यानी कि 15 चौका 60 गुणा 17 और गुणा 23। तो स्टूडेंट अब हम इसको गुणा करके देख लेते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, यानी कि 60 17, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 17 छिंगा 102, यही तो स्टूडेंट 17 34 57 17 चौका 68 17 86 17 छिंगा 102, यानी कि ये हो जाता है 1020। अब स्टूडेंट इसमें क्या करना, 23 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 0 3 दूनी 6 3 और 2 0 और 2 दूनी 4 2 0 2 गुना 2, तो 0 6 4 3 2। तो स्टूडेंट इसका आ जाता है हमारा, यानी कि 2 3 4 6 0। तो स्टूडेंट ये हो जाता है हमारा एलसीएम। हम स्टूडेंट क्या देखेंगे यहाँ पर, सत्यता की जांच करेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ। सत्यता की जांच। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या आया था, सत्यता की जांच करने पर पहली संख्या यानी कि 510 गुणा 92 और एचसीएफ हमारा 2 गुणा एलसीएम 2 3 4 6 0। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे स्टूडेंट, तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा, 510 92 2 0 2 पंजे 10 9 0 9 9 9 पंजे 45 0 2 9 6 4, यानी कि 4 6 9 2 0। अब हम इसको देख लेते हैं, 2 3 4 6 0 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 2 6 12 2 चौका 8 1 9 2 3 6 और 2 4। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या था 4 6 9 2 0। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या हो जाता है, मैंने आपको यहाँ दोनों मेथड बता दिए, मतलब कि यहाँ पर हाईएस्ट जो कहते हैं ये पावर है यानी कि 2, तो इसको क्या कहते हैं एलसीएम में लेते हैं, तो एलसीएम में आ गई। और जो न्यूनतम पावर होती है यानी कि ये, तो ये हमारा कॉमन हो जाता है, यानी कि 2 की पावर इसमें 1 भी है, हम इसको जैसे ये लिखा 2 की पावर 1 2 की पावर 1 गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं स्टूडेंट, हम इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा 2 की पावर 1 यानी कि क्या हो जाता है हमारा एचसीएफ हो जाता है, तो एचसीएफ 2 हो जाता है यहाँ पर, और एलसीएम आ जाता है हमारा इतना, और जो सत्यता की जांच करने पर हमें पता चलता है कि ये बराबर है, यानी कि ये सत्य है। तो स्टूडेंट इस तरीके से दूसरा सवाल भी होता है। हम देख लेते हैं स्टूडेंट तीसरा सवाल। तो स्टूडेंट ये हम तीसरा सवाल देख लेते हैं, 336 और 54, 336 और 54। तो स्टूडेंट हम यहाँ क्या देखेंगे, गुणनखंड विधि से ही देखेंगे हम इसको भी। 336 2 2 गुना 2 2 6 12 और 2 8 16, 2 गुना 2 2 6 12 2 8 16, यानी कि इसका इधर हो गया तो 13 हो गया, 2 6 12 बार चला गया, इधर हो गया 2 8 16, तो 2 8 16 2 चौक 8, तो यहाँ पर 2 से फिर काटेंगे, 2 चौक 8 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4 2 गुना 2 3 7 21 और 7 ही 7। तो स्टूडेंट ये हो जाता है हमारा। अब यहाँ पर ये 54, तो 2 से काट देंगे इसको,
27 बार और 3 9 27 और 3 3 9 और 3 बन जाए 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो गुणनखंड आ जाते हैं 336 के 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 1 2 3 4 तो 2 और 3 गुणा 7 तो ये आता है। हम इसको स्टूडेंट ये देख सकते हैं 2 की पावर 4 को गुणा करने पर मैंने कहा था आपको बातें जुड़ जाती हैं। 2 की पावर 4 3 गुणा 7 और ये हो जाता है हमारा 54 स्टूडेंट। तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 तो स्टूडेंट ये हमारा इस तरीके से लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 1 के 1 की है। तो यहाँ पर गुणा करने पर बातें जुड़ जाती हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा ये हो जाता है। हम यहाँ पर देख लेंगे एचसीएफ। तो स्टूडेंट हमारा एचसीएफ लिया जाता है। अब यहाँ पर देखो न्यूनतम घात देखो इसकी 2 की पावर 1 है तो यानी कि 2 की पावर 1 इसमें से लिया 2 की पावर इसमें से 1 लिया तो ये 2 आ गई। अब यहाँ पर 3 की पावर 3 है यहाँ पर 3 की पावर 1 है तो यहाँ पर 3 की पावर 1 ले लेंगे। तो स्टूडेंट हमारा ये क्या हो जाएगा एचसीएफ 6 आ जाएगा यहाँ से। हम देखेंगे स्टूडेंट एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ से हमारा यानी कि हाईएस्ट पावर तो 2 की पावर 4 और स्टूडेंट क्या है हमारा 3 की पावर 3 और स्टूडेंट हमारा क्या रह गया अब यहाँ से 7 तो 7 ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 यानी कि इसका ये आ जाएगा 16 और 3 की अनुमान होती है 27 तो इसका 27 अब गुणा 7 तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ से 27 और 16 7 6 42 का 2 4 हासिल और 6 दूनी 12 और 4 16 और 7 और 2 2 6 7 7 6 आगे 9 ये 13 और 2 एक 3 एक 4 432 इंटू 7 7 दूनी 14 और 7 21 और 22 22 का 2 2 हासिल 7 चौक 28 30 ये आ गया स्टूडेंट हमारा यानी कि एलसीएम जो आ गया हमारा 3024। तो स्टूडेंट ये हमारा एलसीएम आ जाएगा और ये स्टूडेंट हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया ये हमारा एलसीएम हो गया। तो स्टूडेंट इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे सत्यता की जांच करेंगे स्टूडेंट। तो हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ आप नोट कर लेना ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा ही आ जाता है। तो अब हम इसको सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच यानी पहली संख्या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट आपको फॉर्मूला लिख लेना पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और एचसीएफ इंटू एलसीएम 3024 एलसीएम। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 336 और 54 गुणा करके दे देंगे 4 6 24 का 4 2 हासिल 4 3 12 तो 14 14 4 4 3 12 और 1 13 5 6 30 का 0 3 हासिल 5 3 15 3 18 और 5 3 15 और 1 16 तो 4 4 8 3 11 और 6 7 8 ये तो स्टूडेंट ये आता है हमारा 18 144 और स्टूडेंट ये हमारा इधर हो जाता 3024 गुणा 6 6 6 6 24 का 4 2 हासिल 6 दूनी 12 और 2 14 14 का 4 1 हासिल 6 0 0 यानी कि 14 आ जाएगा यहाँ पर और 6 3 18 तो यानी कि स्टूडेंट ये हमारा जाता है 1844 स्टूडेंट ठीक है ना ये हमारा 6 6 24 का 4 2 हासिल और 6 दूनी 12 तो 14 और 6 3 18 और ये हो गया हमारा 4 6 24 का 4 2 हासिल 4 3 12 तो 14 और 4 3 12 और 1 13 और 5 30 5 15 3 18 5 15 16 4 8 3 11 6 7 और 1 8 और 1 9 तो स्टूडेंट ये हमारा ये क्या हो जाता है सत्य हो जाता है। तो स्टूडेंट ये हमारी सत्यता की जांच हो जाती है सत्य है। तो ये हमारी सत्यता की जांच हो जाती है। तो स्टूडेंट ये हमारे अब 2 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। हम तीसरा देखते हैं। हम तीसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पर क्या है। तीसरा क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित
पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट हमारा जो पहला सवाल है इसमें क्या है, 12, 15 और 21। तो और में इसमें सत्यता की जांच नहीं करनी है स्टूडेंट, इसमें हमें क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है खाली। तो वही जैसे 2 के लिए होता था वैसे ही 3 के लिए है। तो अब यहाँ पर 15, तो हम यहाँ पर करेंगे 15 के लिए। तो 3 पंजे 15 और 5 5, और यहाँ पर क्या है, सॉरी 15 हो गया पहले, तो चलो 12 कर लेते हैं। तो 2 6 12 और 2 3 6 और 3 3, और यहाँ पर क्या है 21। तो ये 3 7 21 और 7 7। तो स्टूडेंट हमारा ये HCF के लिए लिखना चाह रहे हैं हम 12 के 2 दूनी 4 थी 12, और यहाँ पर 15 आया था, तो 3 2 इंटू 5, और यहाँ पर 21 3 7 21। तो स्टूडेंट हम यहाँ से पता चल रहा होगा जो हमारा HCF हो जाता है वो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो ये 3 हो जाता है HCF, और स्टूडेंट LCM, अब LCM लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 और 3 एक बार लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो 2 दूनी 4 पंजे 20 और 7 21, तो 21 दूनी 42 स्टूडेंट, तो ये 420, यानी कि ये हो जाता है हमारा LCM। तो स्टूडेंट हमारा HCF और LCM ये हो गया इसका। अब हम देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट सवाल। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, 17 23 29। 17 23 और 29। तो स्टूडेंट ये हमारा अगला सवाल है। हम 17 देखते हैं, तो क्योंकि स्टूडेंट 17 खुद से ही कटेगा, तो 17 हम 17 और यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से 23 हो जाता है, तो 23 भी खुद से ही कटेगा, तो 23 ये हो जाएगा एक बार, ये 29 भी खुद से ही कटेगा, तो 29 भी एक बार, और ये एक बार। तो स्टूडेंट हमारे यहाँ से क्या हो जाता है, इसके 17 गुणा 1 और 23 इज इक्वल टू 23 इंटू 1 और 29 इज इक्वल टू 29 गुणा 1। तो स्टूडेंट हमारा ये कॉमन आ रहा है बस एक, तो इसलिए स्टूडेंट HCF हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर 1। जब कोई कॉमन ना हो तो स्टूडेंट HCF हमारा क्या होता है 1, और LCM क्या हो जाएगा स्टूडेंट, LCM के लिए हमारा 17 गुणा 23 गुणा 29 गुणा 1। तो स्टूडेंट हम इन सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट वीडियो लंबा हो जाता तो इसलिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देर लगेगी फिर। आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ आंसर होगा। तो स्टूडेंट हम इसको हटा देते हैं। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। तो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है स्टूडेंट, 8 9 और 25। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, यानी कि थर्ड, 8 9 और 25। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देखेंगे अब इसको 8, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 1 2। अब हमारा क्या है नेक्स्ट 9, तो 3 3 9 और 3 3। तो स्टूडेंट ये हो जाता है हमारा 25, क्या है हमारा 5 25 5 5। तो स्टूडेंट ये हो जाता है हमारा ये। तो हम देख लेते हैं 8 के क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 के क्या है 3 गुणा 3, और 25 के क्या है 5 गुणा 5 गुणा 5। तो स्टूडेंट हमने देखा यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा हमारा, तो इसलिए हमारा सब में एक लगा सकते हैं। तो हमारा HCF हो जाएगा, यहाँ से भी HCF क्या हो जाएगा हमारा 1, और LCM क्या हो जाएगा, यानी कि इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 8 गुणा 9 गुणा 25। तो स्टूडेंट ये हमारा जो मल्टीप्लाई करके आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, वही आंसर होगा। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई तो आपसे करना ही आता होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। आपने बहुत करी है मल्टीप्लाई, तो कक्षा 1 से लेकर अभी 10th तक कर ही रहे हैं। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पर हमारा देख लिया, हमारा तीसरा सवाल भी हो जाता है कंप्लीट। हम देख लेते हैं अपना फोर्थ सवाल, एक्सरसाइज 1.2 का। अब हम चलते हैं फोर्थ सवाल पे। तो हमारा फोर्थ सवाल क्या कहता है यहाँ पर स्टूडेंट, HCF ये हमारा फोर्थ सवाल है। HCF 306 और 657 इज इक्वल टू 9 दिया है, और LCM
306 और 657 ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमसे ये पूछा है, यानी कि जो संख्या 306 और 657 का HCF है, तो HCF हमारा यहाँ दे रखा है =9 और LCM हमसे पूछा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक फॉर्मूला था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सूत्र, यानी कि जो अभी हमने पहले सवाल में किया है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या क्या था, HCF इंटू LCM। तो ये हो जाता है। अब हमारी पहली संख्या क्या है, 306 इंटू 657। अब HCF हमारा क्या है, 9। हमें LCM क्या है, ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट ये तो हमने किया ही है, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर क्या आ जाएगा, कौन में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 306 गुणा 657 अपॉन 9। तो स्टूडेंट हम यहाँ से 3 से काट लेते हैं, 3 3 9, 3 3 3 2 6, 3 3 9 और 3 4 12। तो यानी कि स्टूडेंट यहाँ से हमारा क्या जाएगा, 34 गुणा 657। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके आएगा इनका वही आंसर होगा हमारा। तो अब स्टूडेंट मुझे उम्मीद है और कहते हैं आपसे मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि आप कहते हैं इसकी मल्टीप्लाई करके मतलब देख लेना, जो भी आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर इसको बस ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी मैंने क्या कहा था आपसे कि ये भी आप हमारे आने वाले दिनों में जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं बाद में, तो उसमें भी हेल्प करता है। तो आप स्टूडेंट इसको देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने 5th नंबर सवाल पे। हम देखेंगे अपना 5th नंबर सवाल। तो स्टूडेंट हमारा 5th नंबर सवाल क्या कहता है, बस इसमें क्या है, जांच करनी है हमें। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट हमें एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, हम इसको लिख लेते हैं हल। तो स्टूडेंट हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होता है, तो मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए हमारे किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुणा 5 के रूप में होना चाहिए। तो स्टूडेंट हमारा इससे क्या से है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए हमारे किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुणा 5 के रूप में होना चाहिए। यानी कि जो हमारा अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब हमारा जो उसके अभाज्य गुणनखंड होंगे उसमें 2 × 5 यानी कि 2 गुणा 5 आना चाहिए। तो हम अगर यहाँ पर इसे गुणनखंड करके देख लेते हैं, यानी कि 6 के, तो 6 से गुणनखंड करने पर हमारे 2 × 6 और 3 × 3, तो यानी कि जो 6 के यानी कि यहाँ पर से देख लेते हैं 6 यानी कि जगह कम है, तो स्टूडेंट मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। तो इससे गुणनखंड क्या आएंगे, 2 × 3 आएंगे। तो यानी कि हमने क्या बताया यहाँ पर 2 × 5 के रूप में, यानी कि एक बार कम से कम 2 और एक बार कम से कम 5 जरूर होना चाहिए। तो यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे हमें स्पष्ट है
कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए सिक्स इज इक्वल टू 2 × 3 है, इसलिए या ऐसे लिख सकते हैं 6 × 2 3 के रूप का है, इसलिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो स्टूडेंट हमारी जो क्या है, हमारे जो इससे ये था हमारा, यानी कि ये जो हमारा ये डेफिनेशन थी, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए हमारे किसी भी अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार यानी कि 2 × 3 के रूप का होना चाहिए, यानी कि तो उसमें मल्टीपल 2 और 3 मतलब 2 और 5 आना चाहिए। तो यानी कि 2 और 5 नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने जब 6 का मल्टीपल करके देखा यानी गुणनखंड करके देखा तो 2 × 3 आ रहा है वो, यानी कि उसमें कम से कम दो मतलब एक बार 2 होना चाहिए था और एक बार क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, लेकिन 2 तो आ रहा है लेकिन हमारा 5 नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 3 आ रहा है, इसलिए क्या होगा 6n जो होगा वो किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये इस तरीके से हमारा हो जाता है 5 नंबर सवाल। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर इसको साफ कर देते हैं, हम चलते हैं हम अपने 6 नंबर सवाल की तरफ। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी कि 6। तो व्याख्या, स्टूडेंट ये मार्कर कम चल रहा थोड़ा हमारा, तो व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5 क्या है स्टूडेंट, भाज्य संख्याएं हैं। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, व्याख्या करनी है इसकी। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि तो यहाँ से हल लिख लेते हैं स्टूडेंट। हम देखते हैं कि 7 × 11 × 13 +13 तो इज इक्वल टू क्या देखते हैं हम यहाँ से, यानी कि यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम 13, तो 7 × 11 × 1 + 1। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 13, 11 से 77 और 77 कम 17, 77 + 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 13 78, यानी कि 13 × 78। तो यहाँ से स्टूडेंट हम क्या देखेंगे, अब हम यहाँ से नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला भी। और तो यहाँ पर क्या है, ये 7 6 5 4 3 2 1 +5। तो स्टूडेंट यहाँ से हम क्या ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेंगे, फिर हमारा 7 6 4 3 2 1 +1। तो स्टूडेंट हमारा ये आ जाएगा, यहाँ कॉमन चल रहा है स्टूडेंट, और 7 42 4 दिया 12 2 +1, तो 5 4 2 और 24 +1। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारा क्या जाएगा 42 24 ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ कर लेता हूँ 42 24 4 दूनी 8 4 चौक 16 और 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। तो स्टूडेंट यहाँ इधर कर देते हैं +8 6 4 10 और 8 और 9 10। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या जाता है 1008 +1, यानी कि 5 × 1 1009। तो यानी कि स्टूडेंट ये देखा हमने, ये देखा। तो यहाँ से हम स्टूडेंट क्या लिखेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हम देखते हैं कि तो अतः स्पष्ट है कि
उपरोक्त गुणनखंड के, यानी कि यहाँ से वन भी हो सकता है और इसको भी यहाँ से लिख सकते हैं, ये 1009 गुणा 1। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त गुणनखंड के 2 से अधिक, उपरोक्त गुणनखंड के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः ये भाज्य संख्याएं, कैसी संख्या हो जाएंगी स्टूडेंट, ये भाज्य संख्या है, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं। तो स्टूडेंट ये भाज्य संख्या हो जाती है इस तरीके से। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। तो ओनली स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न था, ये क्वेश्चन था, तो हम देख लेंगे इसको भी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल और आज की एक्सरसाइज का लास्ट सवाल, यानी कि 7 सवाल की तरफ। तो स्टूडेंट इसका जो स्टेटमेंट है 7 सवाल थोड़ा लेंथी है, तो इसको क्या था मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या है। तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, यानी कि कोई खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ क्या है, वृत्ताकार पथ है। तो स्टूडेंट मैं फिगर बना के दिखा देता हूँ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, यानी कि ये कोई खेल का मैदान हो गया, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, यानी कि ये वृत्ताकार पथ हो गया, यानी कि ये जो है स्टूडेंट ये क्या है, हमारा वृत्ताकार पथ है। यानी ये स्टूडेंट सर्कलाकार नहीं है, वृत्त है ये, लेकिन हाथ से ऐसे ही बनता है वृत्त। तो इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो 18 मिनट लगते हैं, यानी कि सोनिया को, अब यहाँ पर सोनिया को क्या लग रहा है, 18 मिनट लग रहे हैं। S इज इक्वल टू 18 मिनट, यानी कि सोनिया को। और कहते हैं जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, यानी कि रवि को 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट। तो स्टूडेंट हमारे कह दिया, मान लीजिए कि इन दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी कि दोनों एक ही स्थान, यानी कि यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं मान लीजिए। तो यहाँ से जब चलना प्रारंभ करते हैं, यानी कि सोनिया अगर यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, हाँ, तो और रवि भी यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, तो यहाँ पर दोनों एक स्थान एक समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। तो स्टूडेंट इसी दिशा में चल रहे हैं, आगे इसी दिशा में बढ़ते जाएंगे, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि प्रारंभिक स्थान यही वाला, यानी कि यहाँ पर आगे कितने टाइम बाद वो मिलेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा ये हो जाता। तो यानी कि ये कहने का मतलब पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कितने समय बाद, यानी कितने समय बाद जब मिलना होता है तो स्टूडेंट हमारा यानी कम से कम टाइम में मिलना होता था। तो यानी कि यहाँ पर कम से कम टाइम में कितने देर में पहुँच जाएंगे वो, यानी कितना टाइम लगेगा। तो यही पूछा क्वेश्चन में, प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। तो यानी कि जब कितने समय बाद मिलेंगे प्रारंभिक स्थान पर, यानी कि हमें कम से कम निकालना होता है, यानी कम से कम हमने बताया था आपको LCM, यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो यानी कि 18 और 12 का LCM जो निकालेंगे हम स्टूडेंट, अब यहाँ से एक साथ भी निकाल सकते हैं हम LCM, और यानी कि 2 में 18 और 2 6 12 और 2 3 6, यानी कि 9। तो 3 और 3 बन जाए 3 और 3 3 जा 9, यानी कि 3 1 1। तो स्टूडेंट ये हमारा जो LCM आएगा यहाँ से LCM, तो यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि मैं लिख लेता हूँ पहले 2 और 3 और 3, तो 2 दूनी 4 4 थे 12 12 दिया 36, 2 दूनी 4 4 दिया 12 और 12 दिया 36, यानी कि 36 मिनट बाद। तो यानी कि जो दोनों मिलेंगे, यानी कि क्या थी, सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगी। तो स्टूडेंट ये हमारा इस तरीके से आज का हमारा ये 7 सवाल भी समाप्त हो जाता है यहाँ पर, यानी कि और हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। हमारे चैनल का नाम जैसा कि आपको पता है स्टडी स्पेस।